नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 13वां अध्याय, क्रिकेट क्लब। 6 हफ्ते बाद राजम स्वामीनाथन के घर ये बताने आया कि उसने उसे पिछली सब बुराइयों के लिए माफ कर दिया है। राजनीति में भाग लेने के लिए, बोर्ड हाई स्कूल की शान दिखाने के लिए, जिसका मतलब यह था कि इन परिवर्तनों से उसका जो मानसिक क्षय हुआ उसके कारण वो पहले से ज्यादा सुस्त और बेवकूफ हो गया है। एल्बर्ट मिशन स्कूल से हड़ताल के दूसरे दिन बड़े नाटकीय ढंग से निकल आने के बाद स्वामीनाथन इतना ज्यादा जिद्दी हो उठा कि कुछ दिन बाद उसके पिता उसे बोर्ड हाई स्कूल ले जाकर वहां भर्ती कराए। नए स्कूल में पहले तो स्वामीनाथन का व्यवहार कुछ अनिश्चित रहा, परंतु उसमें नई जगह में आने की उत्सुकता जाग उठी थी और वो शीघ्र ही सेकंड सी क्लास के सभी छात्रों का केंद्र बन गया और इससे उसे काफी संतोष भी हुआ। उसके सब नए साथी, जो सभी एकदम नए चेहरे थे, अक्सर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते और उसकी बातें सुनते। उसने अभी इनमें से उनका चुनाव नहीं किया था जिन्हें वो अपने खास दोस्तों का दर्जा देता। वो अब भी मानता था कि एल्बर्ट मिशन स्कूल के उसके दोस्तों का ग्रुप अभी भी ज्यों का त्यों है। हालांकि जून में स्कूल खुलने के बाद वो पहले जैसा नहीं रह गया था। शंकर इनमें से बिल्कुल गायब हो गया था और लोगों ने बताया कि उसके पिताजी का तबादला हो गया है। सोमू कक्षा में फेल हो गया था, जिसका मतलब यह था कि इस कारण वो अब दल का हिस्सा नहीं रह गया था। उनका यह कानून बहुत पक्का था। मटर इम्तिहान पास कर गया था, लेकिन वो पूरे 3 महीने बाद स्कूल लौटा, बहुत से डॉक्टरी सर्टिफिकेटों के साथ कि वो बीमार रहा वगैरह। अब वो सैकड़ों चिंताओं में डूबा रहता था और साथियों के लिए अजनबी बन गया था। जहां तक स्वामीनाथन का सवाल था, सिर्फ राजम और मणि ही बाकी रह गए थे। मणि उससे रोज मिलता था, लेकिन राजम ने उससे उस दिन से बात नहीं की थी जब से उसकी राजनीतिक कार्यवाहियां सामने आने लगीं। उस दिन शाम को स्वामीनाथन घर के एक अंधेरे कमरे में बैठा गत्ते के एक डिब्बे और चश्मे के शीशे से कैमरा बनाने की कोशिश कर रहा था। डिब्बे का छेद जरा सा बड़ा हो जाने के कारण शीशा उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा भरने लगा कि तभी दरवाजे पर एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसे सुनते ही वो दौड़ पड़ा। हेलो हेलो राजम, वो जोर से बोला। तुम आ रहे हो, ये बताया क्यों नहीं? तुम्हारे हाथ में क्या है? राजम ने पूछा। अरे कुछ नहीं, स्वामीनाथन ने शर्माते हुए कहा। कोई बात नहीं, जरा दिखाओ तो। कुछ खास नहीं है। ये कहते हुए स्वामीनाथन ने डिब्बा उसे पकड़ा दिया। राजम डिब्बे के छेद से बाहर की दुनिया देखने लगा तो स्वामीनाथन ने कहा, हमारी क्लास के अकबर अली ने बहुत बढ़िया कैमरा बनाया है। अच्छा, उससे करता क्या है वो? बहुत से फोटो खींचे हैं उसने। सचमुच? किस चीज की फोटो? अभी मुझे दिखाई नहीं है, लेकिन घरों के, लोगों के, पेड़ों के फोटो खींचे हैं। राजम सीढ़ियों पर ही बैठ गया और पूछने लगा, कौन है ये अकबर अली? मेरी क्लास में पढ़ता है, अच्छा मुसलमान है। बोर्ड हाई स्कूल में? राजम की आवाज में चिढ़ की खनक थी। स्वामीनाथन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहता रहा, उसके पास साइकिल भी है, बहुत अच्छा मुसलमान है। वो मोहम्मद गजनी और औरंगजेब को शैतान कहता है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये लोग शैतान थे? इन्होंने हमारे मंदिर नहीं तोड़े और हिंदुओं को परेशान नहीं किया। तुम्हें सोमनाथ के मंदिर की बात पता नहीं है? राजम ने कहा, हम ब्राह्मणों के लिए ये सब ठीक ही है। हमारे घरों में पिताजी एकादशी के दिन कुछ नहीं करते और न सालाना श्राद्ध करते हैं। वो बहस करने के मूड में लगता था। ये सोचकर स्वामीनाथन चुप हो गया। राजम बोला, बताऊं तुम्हें, बोर्ड हाई स्कूल तुम्हें ऐसा किए दे रहा है। स्वामीनाथन ने उसकी बात को मान लेना ही ठीक समझा। एक तरह से तुम्हारा कहना सही है। बोर्ड हाई स्कूल मुझे पसंद नहीं है। फिर तुम उसमें क्यों भर्ती हो गए? कोई रास्ता नहीं था। देखा नहीं हेडमास्टर कैसा जंगली था? मेरी जगह तुम होते तो उससे झगड़ पड़ते। राजम को यह चापलूसी पसंद नहीं आई। तुम्हारी जगह मैं होता तो राजनीति और हड़ताल से दूर रहता। उसके पिता सरकारी नौकर थे, इसलिए उसका परिवार राजनीति में नहीं पड़ता था। स्वामीनाथन ने कहा, ठीक कहते हो तुम। हड़ताल के दिन मुझे घर पर रहना चाहिए था। उसका ये पूरी तरह समर्पण राजम को भीतर तक छू गया। उसने कहा कि वो स्वामीनाथन की सब पुरानी गलतियों को माफ करने को तैयार है और उसके बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ने का भी बुरा नहीं मानेगा। वे पहले की तरह दोस्त बने रहेंगे। अच्छा, क्रिकेट टीम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसने पूछा। क्रिकेट के बारे में स्वामीनाथन का ख्याल था कि वो ये खेल नहीं खेल सकता,
ये जरूर था कि उसे हॉब्स, ब्रैडमैन और दिलीप जैसे खिलाड़ियों के नाम पता थे और राजम की तरह उनके स्कोर भी जानता था। राजम की तरह वो खिलाड़ियों की तस्वीरें काटकर एक एल्बम में लगाता था। हालांकि मन में उसे इन तस्वीरों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे इनमें एक तरह की एक रस्ता नजर आती थी। कई दफा उसे लगता कि एल्बम के हर पन्ने पर एक ही तस्वीर लगी है। नहीं राजम, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा, मुझे नहीं पता कैसे खेला जाता है। राजम बोला, शुरू में सब यही सोचते हैं, मैं खुद खेलना नहीं जानता। हालांकि खिलाड़ियों की तस्वीरें और स्कोर इकट्ठे करता रहता हूं। उसे यह सुनकर अच्छा लगा। हो सकता है हॉब्स ने जब पहली दफा बल्ला हाथ में लिया तब वो भी ऐसा ही रहा हो। स्वामी बोला, हम बहुत सी टीमों को चुनौती दे सकते हैं, अपने ही स्कूल की 11 को भी। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, बोर्ड स्कूल के लफंगे ये सोचते हैं? हम उन्हें हरा देंगे, बिल्कुल हरा देंगे। इसे नाम क्या देंगे? पता नहीं तुम्हें? इसका नाम है एमसीसी। राजम ने कहा, ये तो हॉब्स की टीम का नाम है ना? हम उनका नाम रख लेंगे तो वे हमें अदालत में ले जा सकते हैं। कौन कहता है ये? अगर कोई मुकदमा खड़ा होता है तो मैं जज के सामने कहूंगा कि एमसीसी का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। स्वामीनाथन को इस बात से निराशा हुई। हालांकि एमसीसी सुनने में बड़ा लगता था, लेकिन नाम के तौर पर यह मामूली लगता था। उसने कहा, राजम, हमें कोई दूसरा नाम सोचना चाहिए। ठीक है, तुम बताओ कोई नाम। हाँ, मुझे फ्रेंड्स 11 अच्छा लगता है। फ्रेंड्स 11 या जंपिंग स्टार्स हो सकता है, स्वामीनाथन ने कहा। यह भी बुरा नहीं है। मेरा ख्याल है जंपिंग स्टार्स हमारे लिए शानदार नाम रहेगा। राजम के दिमाग में एकदम अखबार की खबर तैरने लगी। जंपिंग स्टार्स ने बोर्ड हाई स्कूल की 11 को बुरी तरह हरा दिया। वो चिल्ला कर बोला, बहुत सुंदर है ये नाम, बहुत सुंदर, जैसे सपना देख रहा हो। फिर कागज का एक टुकड़ा और पेंसिल निकाली और बोला, स्वामी, जो भी नाम तुम्हारे दिमाग में आए बताओ। बड़ी लिस्ट बनाकर नाम का चुनाव करेंगे। जंपिंग स्टार्स और एमसीसी को खास महत्व देंगे, फिर देखेंगे कौन सा तय किया जाए। स्वामीनाथन ने सोचना शुरू किया और बोलने लगा, लिखो फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन। मैंने फ्रेंड्स यूनियन पहले ही लिख लिया है, राजम ने सूची की तरफ इशारा करते हुए कहा। स्वामीनाथन ने आगे कहा, एक्सेल्सियर्स, ये भी लिख लिया है। एक्सेल्सियर्स यूनियन, चैंपियन 11। फिर वो देर तक रुका रहा। दिमाग आगे नहीं चल रहा? राजम ने पूछा। नहीं, लेकिन मणि होता तो वो कुछ और नाम बताता। चैंपियन 11 ये तुम बता चुके हो। विक्ट्री यूनियन 11 ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत अच्छा है। ये रख लें तो लोग हमसे डरने लगेंगे। उसने सूची सामने रखी और बड़े संतोष से एक एक करके नाम पढ़ने लगा। पिछली रात वो देर तक लेटा नाम सोचता रहा था, लेकिन फ्रेंड्स यूनियन और एक्सेल्सियर्स के अलावा और कोई नाम उसके दिमाग में आ ही नहीं रहे थे। थक कर वो सो गया। लेकिन आज स्वामीनाथन ने कितने नए नाम बता दिए। स्वामी, तुम मुझसे कल शाम मिल सकते हो? मैं आज ही मणि से मिल लेता हूं, फिर हम नाम चुन लेंगे। कुछ देर बाद स्वामीनाथन ने पूछा, सुनो, अगर हम अपनी टीम बनाएं तो क्या हमें सरकार को कोई टैक्स वगैरह देना पड़ेगा? सरकार तो हर चीज पर टैक्स वसूलती है। पिताजी की तनख्वाह 500 रुपए है, लेकिन उसमें से करीब 200 रुपए सरकार काट लेती है। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा? मेरा मतलब है, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमारी टीम को मंजूरी नहीं देगी और सैकड़ों दूसरे लोग इसी नाम की टीम बना सकते हैं। इससे बहुत सी उलझनें पैदा हो सकती हैं। अगर हम 2 नाम रख लें? राजम ने पूछा। ऐसा नहीं होता। मैं कई टीमों को जानता हूं जिनके 2 नाम हैं। जब मैं बिशप वेलर्स में था तब हमारी टीम के नाम थे। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्रिकेट 11 और वेलर्स क्रिकेट 11। एक नाम रोजमर्रा के लिए और दूसरा मैचों के लिए। वेलर्स जैसी पैसे वाली टीम के लिए तो ठीक है ये, लेकिन मान लो 2 नाम रखने से सरकार 2 टैक्स मांग ले तो? राजम ने महसूस किया कि इस समय क्रिकेट टीम बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो तो सोचता था कि 1 दर्जन साथी इकट्ठा करके घर के पास वाले मैदान में खेलना शुरू कर देगा और सारी दुनिया को चुनौती देगा। लेकिन यहां तो अनगिनत परेशानियां थीं, नाम से शुरू करके जो बहुत शानदार होना चाहिए, सरकारी टैक्स और दूसरी चीजें। सरकार तो ये भी नहीं जानती थी कि किस चीज पर टैक्स लेना चाहिए और किस पर नहीं। उसे एक क्षण के लिए गांधी जी से सहानुभूति होने लगी। इसी वजह से वे सरकार के जबरदस्त विरोधी थे। मुश्किलों के बारे में सोचते रहने में स्वामीनाथन माहिर था। उसने कहा,
अगर हम टैक्स देना भी चाहेंगे तो किसे ये टैक्स देना पड़ेगा? हिज मेजेस्टी या वॉयसरॉय को तो नहीं देना पड़ेगा। सरकार कौन है? अगर कोई पैसा ले ले और धोखाधड़ी करके खुद सरकार होने का बहाना बनाए, शायद इन्हें मनी ऑर्डर से गवर्नर को टैक्स भेजना होता होगा। ये देशद्रोह होगा। और कितना पैसा टैक्स में देना पड़ेगा? सब राजम के कमरे में उसकी मेज पर बैठे थे। मणि के सामने खेल का सामान बेचने वाली फर्म शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड्स मेसर्स बिन्स का कैटलॉग था। उसने पढ़ना शुरू किया। जूनियर बिलर्ड बैट्स 7-8 सबसे बढ़िया लकड़ी से बने, जिनका कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11 इस्तेमाल करती है। राजम ने कहा, जरा मुझे देखने दो। मेज पर झुककर उसने कैटलॉग देखा और बोला, अच्छा बैट लगता है। स्वामी, तुम भी देखो। स्वामी ने गर्दन टेढ़ी की और देखकर सहमति प्रकट की, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि कैटलॉग में तो ये दूसरे बैटों की तरह ही लगता है। मणि ने बाएं हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और बैट की तस्वीर से उसका चेहरा लगाकर बोला, तुम जूनियर विलर्ड और दूसरे बैट में फर्क नहीं कर सकते तो खिलाड़ी बनने की बात क्यों करते हो? तुम तो हमारी टीम में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं हो। ये कहकर उसने स्वामीनाथन की गर्दन छोड़ दी। राजम ने पूछा, स्वामी, कैटलॉग वाले जूनियर विलर्ड को क्या मानते हैं जानते हो? लगता है जूनियर बैटों में इसे रॉल्स रॉयस मानते हैं। तुम्हें रॉल्स रॉयस और दूसरी कारों का अंतर मालूम है? स्वामीनाथन ने अकड़ते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं रॉल्स रॉयस और दूसरी कारों को एक जैसा मानता हूं। दोनों में क्या अंतर है? राजम ने पूछा। मणि ने भी हंसकर कहा, तुम दोनों का अंतर जानते हो तो बताते क्यों नहीं? स्वामीनाथन बोला, रॉल्स की कीमत 1 लाख रुपए होती है, जबकि और कारों की करीब 10,000 रुपए। रॉल्स के इंजन चांदी के बने होते हैं और दूसरों के लोहे के। अच्छा, वाह। राजम ने मजाक किया। रॉल्स रॉयस कार कभी परेशान नहीं करती, दूसरी कारें हमेशा करती हैं। रॉल्स का इंजन कभी नहीं रुकता। रॉल्स रॉयस शोर नहीं करती, दूसरी कारें करती हैं। मणि बोला, तुम रॉल्स रॉयस पर लेक्चर क्यों नहीं दे डालते? स्वामी, मुझे अच्छा लगा कि तुम रॉल्स रॉयस के बारे में इतना जानते हो, लेकिन ये जानकर शर्म आई कि बिलर्ड जूनियर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। जब मैं बिशप वेलर्स में था तब वहां दर्जन के करीब बिलर्ड जूनियर थे। बहुत अच्छे बैट होते हैं ये। इनके भीतर स्प्रिंग लगा होता है और बॉल छूते ही वो हवा में उड़ने लगती है। हैंडल पर बढ़िया सिल्क की पट्टी चढ़ी होती है। कुछ नहीं जानते तुम और बातें बड़ी करते हो। उसके अलावा कोई भी बैट दिखाओ जिसमें स्प्रिंग और रेशम लगे हों। फिर कुछ देर रुक कर राजम ने कहा, अच्छा, अब नोट कर लो स्वामी, नाम है वीलॉर्ड जूनियर। और बताओ कितने चाहिए? 3 ले लें, इतने ठीक होंगे मणि? 3 पर पैसा क्यों बर्बाद किया जाए, 2 ही काफी होंगे। लेकिन अगर मैच के बीच में कोई टूट जाता है तो? राजम ने पूछा। तुम्हारा ख्याल है हम विरोधी टीम को भी बैट सप्लाई करेंगे? वे अपना बैट खुद लेकर आएंगे, ये बात पहले ही साफ हो जानी चाहिए। फिर भी हमारा बैट खेल के बीच में टूट जाए तो हमें खेल बंद करना पड़ेगा। 2 ही काफी होंगे राजम, अगर पैसे बर्बाद करना हो तो और बात है। राजम में बहुत उत्साह था। वो अपनी कुर्सी छोड़कर मणि की कुर्सी के हत्थे पर जा बैठा और कैटलॉग में बनी खेल के सामानों की तस्वीरें ध्यान से देखने लगा। स्वामीनाथन भी, जो हमेशा कुछ शक्की समझा जाता था, दोस्तों के उत्साह से भर उठा और दूसरे हत्थे पर वो भी जम गया। तीनों दोस्त क्रिकेट की गेंदों, बल्लों और जालों की रंगीन तस्वीरों को गौर से देखने लगे। पूरा 1 घंटा लगाकर उन्होंने टीम के लिए जरूरी सामानों का चुनाव किया। अब इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण काम सामने आया, चीजों का ऑर्डर देने के लिए मेसर्स बिन्स को चिट्ठी तैयार करना। शिष्टाचार के नाते सबसे पहले मणि से यह काम करने को कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर बहुत विरोध करने के बाद भी स्वामी को यह काम करने का दबाव डाला गया। वो लिखने बैठ तो गया, लेकिन बड़ी देर तक पेंसिल मुंह में लिए चबाता रहा। एक शब्द भी उससे लिखा नहीं गया। उसे स्पेलिंग में बड़ी परेशानी होती थी और सही शब्द लिखने की वो जितनी भी कोशिश करता, उतना ही उसका शब्द गलत होता जाता था। वो स्पेलिंग के बारे में जितना भी सोचता, उतनी ही उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी और एंड, द जैसे मामूली शब्द भी उलट पुलट जाते। अंत में राजम ने यह जिम्मेदारी संभाली और आधे घंटे के बाद ये खत तैयार किया। प्रेषक MCC और विक्ट्री यूनियन 11 मालगुडी के लिए। मेसर्स बिन्स, स्पोर्ट्समैन, माउंट रोड, मद्रास। प्रिय महोदय, कृपया हमारी टीम के लिए 2 जूनियर विलर्ड बैट, 6 बॉल, विकेट और दूसरी चीजें तुरंत भेज दीजिए। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आपको पैसे भेज देंगे। डरिएगा नहीं, जल्दी कीजिएगा। आपका आज्ञाकारी कैप्टन राजम, कैप्टन। इस पत्र को स्वामीनाथन ने मंजूर कर लिया।
लेकिन मणि ने कुछ सवाल उठाए। उसने पूछा कि क्या बिल्कुल अपरिचित के लिए डियर शब्द का शुरू में ही इस्तेमाल किया जाना सही है? बिन्स को डियर सर कैसे कहा जा सकता है? हमें सिर्फ सर कहना चाहिए। इस पर राजम का उत्तर था, मैं सर नहीं कहूंगा, इसका इस्तेमाल सिर्फ क्लर्कों द्वारा किया जाता है। मैं बिन्स का क्लर्क नहीं हूं, मैं क्यों सर कहूं? इसलिए पत्र जैसा था वैसे ही भेज दिया गया। मेहनत का ये काम पूरा करने के बाद वे आराम करने लगे तो राजम के लिए एक कार्ड लेकर डाकिया आ गया। राजम ने पढ़ा और चिल्लाकर बोला, बताओ किसका है? बिन्स का। बेवकूफ, हेडमास्टर का होगा। कोई तो होगा। जेबी हॉब्स। शंकर का है। राजम ने घोषणा की। शंकर का? इस चोर को तो हम भूल ही गए थे। स्वामीनाथन और मणि ने राजम के हाथ से कार्ड छीन लिया और पढ़ने लगे। प्रिय मित्र, मैं यहां पढ़ रहा हूं क्योंकि पिताजी यहां आ गए हैं, मां भी यहीं है, हम सब यहीं हैं, अब हम यहीं रहेंगे। मैं अच्छी तरह हूं, तुम भी ठीक होगे। यहां बड़ी गर्मी है, मैं 3 दिन तक बीमार रहा और दवा पीता रहा। उम्मीद है मैं ठीक से पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा। मणि और स्वामी अच्छी तरह हैं? बड़ी गर्मी है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और नहीं लिख सकता। तुम्हारा सबसे प्यारा मित्र शंकर। पुनः मुझे भूल मत जाना, शंकर। सबको पत्र बहुत अच्छा लगा और तुरंत जवाब देने का फैसला किया गया। 1 घंटे में 3 पत्र लिखे गए। मणि ने शंकर के ही पत्र की नकल कर दी। स्वामीनाथन और राजम ने एक ही जैसे पत्र लिखे। ईश्वर की कृपा से वे अच्छी तरह हैं, उन्हें आशा है कि शंकर जरूर पास हो जाएगा और वो अच्छी तरह होगा। फिर उन्होंने क्रिकेट टीम के बारे में बहुत सी बातें लिखी और आशा जताई कि शंकर भी मेंबर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शंकर की टीम भी उन्हें चैलेंज कर सकती है। अब तीनों पत्र एक टिकट लगे लिफाफे में रखे गए और उसे गोंद से चिपकाया गया। अब उन्हें शंकर के पते की जरूरत हुई। सारा कार्ड देख डाला, पता कहीं नहीं मिला। जिस शहर से उसने पत्र भेजा था उसका नाम भी कहीं नहीं था। डाक की मुहर से नाम जानने का प्रयत्न किया, लेकिन वो एक धब्बा भर था, उससे भी कुछ पता नहीं चला। एमसीसी और उसके सदस्यों का तब महत्व सिद्ध हो गया जब उनके नाम कैप्टन एमसीसी मालगुडी के पते पर मिसेस बिन्स का जवाब कुछ दिन बाद आ गया। ये खुशी की बात थी और सुंदर सा उत्तर का ये लिफाफा वे देर तक हाथ से छू छू कर उसका मजा लेते रहे। बिन्स ने सबसे पहले उनका अस्तित्व स्वीकार किया था और राजम ने निश्चय किया कि उन्हें जो भी चीजें खरीदनी होंगी हमेशा इन्हीं से खरीदेंगे। इस पत्र के 3 प्रमुख परिणाम थे जिन्हें जानकर राजम और उसके दोस्त बहुत संतुष्ट हुए। पहला ये कि हिज मैजेस्टी के डाक विभाग ने उनकी टीम को स्वीकार किया है। इसका प्रमाण यह था कि कैप्टन के नाम भेजा गया पत्र उसे अविलंब पहुंचाया गया। दूसरा ये कि बिन्स जैसे खेल के सामान की इतनी बड़ी फर्म ने, जिसका ऑफिस मद्रास में था, उन्हें कार्ड पर उत्तर न भेजकर पूरा लंबा पत्र लिखा था और उसे टाइप भी कराया था। और तीसरा ये कि एक दूसरे लिफाफे में जिस पर 4 आने का टिकट लगाया गया था उनके लिए बड़ा कैटलॉग भी भेजा गया था। पत्र में कैप्टन को सूचित किया गया था कि मेसर्स बिन्स उन्हें इस आदेश के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें प्रसन्नता होगी यदि ऑर्डर का 25% मूल्य पेशगी भेज दिया जाए। शेष बाद में वीपीपी द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। तीनों मित्र इस उत्तर पर देर तक विचार करते रहे। उनकी समस्या ये थी कि पत्र से ये नहीं पता चलता था कि वे मंगाई हुई चीजें भेजेंगे या नहीं। मणि ने कहा कि यदि कोई ओबलाइज्ड शब्द का अर्थ उसे बता सके तो वो इस रहस्य को भेज सकेगा। उन्होंने डिक्शनरी खोलकर इस शब्द का अर्थ देखा, लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं हुई। उसे लगा कि वाक्य में इस जगह इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। राजम ने कहा, एक बात बिल्कुल साफ है, बिन्स ने हमें पत्र के लिए धन्यवाद दिया है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वे हमें चीजें नहीं भेजेंगे। स्वामीनाथन इससे सहमत था। तुम ठीक कहते हो, अगर वे माल सप्लाई नहीं करना चाहते तो धन्यवाद हरगिज नहीं देते, इसके बजाय वे हमें गाली देते। उसने पत्र की यह देखने के लिए दोबारा जांच की कि धन्यवाद शब्द के बारे में तो कोई गलती नहीं है। लेकिन बेवकूफों ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? मणि ओबलाइज्ड को लेकर परेशान हो रहा था। इसका तो वो उच्चारण भी नहीं कर पा रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है, क्या वे हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं? राजम ने कहा, वे 25% के बारे में कुछ कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अब स्वामीनाथन अपने पर काबू न रख सका, बोला, राजम, मुझे ताज्जुब है तुम इस पत्र को नहीं समझ पा रहे हो। पिछले इम्तिहान में तो तुम्हें 60% नंबर मिले थे। अरे तुम में कुछ अकल भी है? उससे इसका क्या संबंध? इस पत्र को तो कोई बीए भी नहीं समझ सकता। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह पत्र उन्हें गलती से भेज दिया गया है। वे जो समझ पा रहे थे वो यही था कि एमसीसी ने अपने पत्र में जो कुछ लिखा था उनके जवाब में ओबलाइज्ड, रेमिट और 25% जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। और यह भी संभव नहीं था कि बिन्स जैसी फर्म उनका मजाक उड़ाए।
इस पर स्वामीनाथन ने पत्र के शुरू में ही कैप्टन एमसीसी लिखा होने की तरफ इशारा किया। कहा गया कि यह भी गलती हो सकती है। पत्र को एक जवाबी पत्र के साथ लिफाफे में बंद करके वापस भेज दिया गया था। जवाबी पत्र में लिखा था, हमें बहुत अफसोस है कि आपने किसी और का पत्र हमें भेज दिया है। किसी और का ये पत्र हम वापस कर रहे हैं। कृपया हमारी चीजें फौरन भेज दीजिए। एमसीसी के ये लोग बहुत आशावादी थे। यद्यपि उनके दूसरे पत्र का जवाब अभी तक नहीं मिला था, उन्हें आशा थी कि किसी भी डाक से उनकी मंगाई चीजें आ जाएंगी। 10 दिन बाद उन्होंने सोचा कि उनके पास जो भी सामग्री थी उन्हीं से खेलना शुरू किया जाए। जब असली बैट आ जाएंगे उनसे खेलने लगेंगे। एक लकड़ी का बक्सा तोड़कर उन्होंने 3 बल्ले बना लिए। राजम पिताजी के क्लब से टेनिस की 3 पुरानी गेंदें ले आया। मटर भी इसमें शामिल हो गया और उसने कहा कि उसके पास कहीं बढ़िया स्टंप पड़े हैं। राजम के बंगले के बगल में पड़ी जमीन को साफ कर पिच बना लिया गया। सब तैयार हो गया। अब अगर बिन्स को एमसीसी के लिए चीजें बनाकर तैयार करने में महीना भर भी लग जाए, वे सोचते थे कि यह हो सकता है। प्रैक्टिस शुरू करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जब उनकी चीजें आ जाएंगी, वे मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजम ने अपने क्लास से कुछ ऐसे लड़कों को चुना जो उसकी नजर में एमसीसी के योग्य थे। पहले दिन शाम को 5 बजे एमसीसी के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सिर्फ मटर नहीं आया था और राजम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसने ही असली स्टंप लाने का वादा किया था। आधा घंटा बीत गया लेकिन उसका कहीं पता न था। काफी देर बाद उसकी छोटी सी शक्ल दूर से आती दिखाई दी। राजम ने उसे देखा तो उसके दिल को धक्का सा लगा। जो चीजें उसने लाने का वादा किया था वे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन चूंकि वो पश्चिम की तरफ से आ रहा था, इसलिए शाम के सूरज की चमक में वो साफ नजर नहीं आ रहा था। मैदान में एकत्र सभी 12 लड़के उसकी तरफ आए और आंखों के ऊपर हाथ लगाकर उसे देखने लगे। कुछ ने कहा कि उसके हाथ में एक बंडल नजर आ रहा है। दूसरों ने कहा कि वो तो दोनों हाथ आगे पीछे हिलाता हुआ आ रहा है। जब वो पास आया तो राजम ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास स्टंप नहीं है? लेकिन स्टंप मेरे पास हैं, मटर ने विरोध करते हुए कहा। कल मैं जरूर ले आऊंगा। पिताजी को पता होगा कहाँ रखे हैं। कितना इंतजार कराया तुमने, पहले नहीं बता सकते थे कि मिले नहीं? नहीं, मैं कई घंटे लगाकर सब जगह ढूंढता रहा। मैं एक ही वक्त में दोनों काम कैसे कर सकता था, उन्हें ढूंढना और तुम्हें बताना? सदस्यों पर मायूसी छा गई। हर कोई 20 घंटे से सपने देख रहा था कि बैट पकड़कर बॉल को हिट लगाएंगे। मटर ने बदमाशी न की होती तो वे इस वक्त खेल रहे होते। हर कोई उसे कड़वी नजर से घूर रहा था। वो बेचारा एकदम अलग पड़ गया। राजम जमीन पर पड़े लकड़ी के बैट और गेंद को देखकर रोने को हो आया। अगर सचमुच स्टंप आ गए होते तो कितना मजा आता। दीवार के एक हिस्से में कोयले से निशान लगाए गए। कैप्टन ने मैदान का जायजा लिया और खुद बैटिंग शुरू की। स्वामीनाथन ने बॉलिंग संभाली। उसने एक हाथ में टेनिस की बॉल पकड़ी और कुछ कदम आगे बढ़कर उसे फेंका। राजम ने बल्ला घुमाया लेकिन मिस कर गया। बॉल सीधे जाकर कोयले के निशान के नीचे लगी। पहली ही बॉल में राजम आउट हो गया। लड़के खुशी से चीखने लगे। उन्होंने स्वामीनाथन को घेर लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगे। फिर उसे सबसे अच्छा खिलाड़ी टेट घोषित कर दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 13वां अध्याय, क्रिकेट क्लब।